फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मंगीलाल में आपका स्वागत है। और हम अपना टॉपिक आर्टिकल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब हम उसको थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं, जो हम जहाँ से स्टॉप किया था उसके आगे का पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि पहले तो हमने ये पढ़ा कि द कहाँ कहाँ लगता है, फिर हमने ये पढ़ा कि द कहाँ कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। अब ओवरऑल कुछ अलग अलग नियम भी है कि ऐसी जगह आए तो द लगता है, ऐसी जगह आए तो द नहीं लगता। जैसे कि हमने ए एन में पढ़ा था, कुछ रूल्स पढ़े थे, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसे ऐसे वाक्य, इस टाइप के वाक्य होंगे तो उसमें द लगेगा, इसमें टाइप वाले वाक्य में द नहीं लगेगा, ठीक है। तो उन नियमों को हम यहाँ पर वापस पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, द उन वस्तुओं से पहले लग जाता है जो अंडरस्टूड होती है। अंडरस्टूड होती है मतलब कहने वाले को और सुनने वाले को, जब दोनों को ही उस चीज़ के बारे में पता हो कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो हम उसके आगे द लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये यहाँ पर है ए, ठीक है, ये ए है, और मान लो कि ये यहाँ पर है बी। दोनों ही कमरे में बैठे हैं, ठीक है, और उसने ए ने बी को कहा कि दरवाजा खोलो, ठीक है। अब देखो, जब दरवाजा खोलने के लिए ए ने बी को कहा तो ए को भी पता है कि कमरे में बैठे हैं तो कौन सा दरवाजा है, और बी को भी पता है कि मुझे कौन सा दरवाजा खोलने के लिए कहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसने कहा दरवाजा खोलो तो ये जा करके किसी और के घर का दरवाजा खोल के आ जाएगा, ठीक है। मान लो इसने कहा कि पंखा बंद करो, ठीक है, ए ने बी को कहा कि पंखा बंद करो, तो ए को भी पता है कि मैंने कौन सा पंखा बंद करने के लिए कहा है, और बी को भी अच्छे से पता है कि कौन सा पंखा बंद करने के लिए कहा है। मतलब जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, यहाँ दरवाजे के बारे में बात की जा रही है या पंखे के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो जिस चीज के बारे में बात की जाती है वो दोनों के लिए क्या होती है? अंडरस्टूड होती है। यानी कि दोनों की जानकारी में होती है कि कौन सी चीज के बारे में बात की जा रही है। तो जब कहने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है कि उस चीज के बारे में ही बात की जा रही है, तब उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक रूल और लिख लेते हैं कि जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, यानी कहने व सुनने वाले दोनों को पता हो कि किस चीज के बारे में या किसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है, तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान लो मैंने मेरे दोस्त से कहा, क्या तुम बुक लौटा सकते हो? अब बुक लौटा सकते हो मतलब कोई ना कोई तो बुक थी जो मैंने उसे दी थी, और मैं उसको ये बोल रहा हूं कि क्या तुम मेरी बुक लौटा सकते हो, या तुम बुक लौटा सकते हो। तो उसको भी पता है कि मैं कौन सी बुक लौटाने के बारे में कह रहा हूं, और मुझे भी पता है कि मैं कौन सी बुक लौटाने के बारे में कह रहा हूं। यानी जो बुक है वो उसके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए क्या है? अंडरस्टूड है। मतलब कहने और सुनने वाले दोनों को पता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो हम बुक से पहले क्या लगाएंगे? द। यानी कि मैंने कहा
काइंडली रिटर्न द बुक, कृपया बुक वापस कीजिए। तो यहाँ पर बुक से पहले द क्यों लगा? क्यों? क्योंकि दोनों को पता है कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, दोनों के लिए चीज़ ज्ञात है, अनजान नहीं है, दोनों के लिए वो चीज़ ज्ञात है, इसलिए द लगेगा। ठीक है, यानी कौन सी बुक? कोष्टक में लिखे दैट आई गेव यू। अगर ये पूछे कि कौन सी बुक, तो वो बुक जो मैंने तुम्हें दी। समझ में आ गया? ये मैं कोष्टक में सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख रही हूँ कि कौन सी बुक, अगर ये पूछे कि द क्यों लगाया, तो वही बुक जो मैंने तुम्हें दी थी। ठीक है, मान लो कि मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा कि कैन यू टर्न ऑफ द लाइट। मान लो कि मेरे रूम में मेरे साथ मेरा दोस्त खड़ा है और मैंने उसको पूछा क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो? तो दोनों को पता है कि कौन सी लाइट बंद करने के लिए कहा है, वही जो कमरे के अंदर जल रही है। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि मैंने कहा कि क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो, तो वो जाके किसी और के घर की लाइट बंद कर देगा, ऐसा तो है नहीं। तो जब मैंने उसे कहा कि क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो, तो दोनों को पता है कि कौन सी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं या कौन सी लाइट के बारे में बात की जा रही है। इसलिए ये चीज़, ये लाइट जो है, दोनों को क्या है, पता है, इसलिए हम द पहले लगेगा। ठीक है, मान लो मैंने एक और वाक्य कहा कि, ठीक है, तो अगर ये बोले कि कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, तो मतलब कौन सी लाइट? द लाइट ऑफ द रूम, यानी कि रूम की लाइट। ठीक है, या फिर मैंने कहा स्टॉप द बाइक, मान लो आप और आपके दोस्त जा रहे हो, आप पीछे बैठे हो, आपने आपके दोस्त को कहा कि स्टॉप द बाइक, तो दोनों को ही पता है कि कौन सी बाइक रोकनी है। ऐसा तो है नहीं कि आपने दोस्त को कहा कि बाइक रोक, स्टॉप द बाइक, ठीक है, और वो जाके किसी और के बाइक रोकेगा, ऐसा तो है नहीं। तो दोनों को पता है कि कौन सी बाइक के बारे में बात की जा रही है, इसलिए बाइक के आगे द लगा। ठीक है, दोनों के लिए वो चीज ज्ञात है, निश्चित है, फिक्स है, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो कौन सी बाइक? द बाइक यू आर राइडिंग, यानी वो बाइक जो तुम चला रहे हो। कोई दूसरे की बात नहीं कि दूसरा चला रहा है वो रोकने के लिए, नहीं, तुम जो चला रहे हो उस बाइक को रोकने के लिए बात की जा रही है। ठीक है, या फिर मैंने कहा द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक। मैंने कहा कि द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि जो बुक, जो किताब जो है तुम चाहते हो वो आउट ऑफ स्टॉक है। मतलब सारी किताबें आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, सिर्फ वही किताब जो तुम चाहते हो। तो मैंने अगर कहा कि जो किताब तुम चाहते हो वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं जिस किताब के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम जिस किताब के बारे में सुन रहे हो, दोनों को ही पता है कि कौन सी किताब है वो जो कि आउट ऑफ स्टॉक है। तो दोनों के लिए पता है, कहने और सुनने वाले के लिए, कि कौन सी किताब के बारे में बात की जा रही है, कि कौन सी आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, इसी तरह मान लो मैंने एक मान लो जैसे कि आपके गांव में, ठीक है, या चलो आपके कस्बे के अंदर मान लो एक ही पार्क है, ठीक है, और आपने आपके दोस्त को कहा लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चलते हैं। तो आपने क्या कहा? लेट्स गो टू द पार्क। तो आपने द क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि दोनों को पता है कि कौन सा पार्क है। ऐसा तो है नहीं कि आप इस शहर में रह रहे हो आप और पार्क किसी और दूसरे शहर में चले जाओगे पार्क में घूमने के लिए, ऐसा तो है नहीं। तो दोनों को पता है कि कौन सा पार्क है, इसलिए उस पार्क के आगे द लगाए। तो जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, यानी कि कहने या सुनने वाले दोनों को पता है कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, तब उससे पहले हम द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और एक ये भी होती है कि यदि कोई एक नया रूल, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। एक और रूल लिख लो कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यदि कोई
सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके आगे हम द लगा लिया, ठीक है, या कोई एडजेक्टिव है उसके आगे हमने द लगा लिया, तो एडजेक्टिव या सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो कभी कभार क्या होता है कि द लगाने से वो पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे कि मैंने कहा वी, जैसे मैंने एक ये कहा आई सॉ अ पुअर मैन, या मैंने लिखा आई सॉ अ पुअर, यानी कि मैंने क्या देखा, एक गरीब को देखा। तो यहां पर अकेला गरीब है, लेकिन मैंने ये कहा वी शुड हेल्प दी पुअर, ठीक है। यहां पे मैंने पुअर, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही है और एडजेक्टिव दोनों भी है, जो आपको समझना है वो समझो। लेकिन यहां पर मैंने इससे पहले लगा लिया द, तो यहां पर क्या एक गरीब की बात की जा रही है? नहीं, यहां पर पूरा गरीब समुदाय, पूरा वर्ग, उसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि वी शुड हेल्प द पुअर, मतलब ये पूरी पुअर कम्युनिटी, जो कोई भी गरीब है, वो सारे गरीब, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो होता ये है कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, या कोई एडजेक्टिव है, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वो पूरी जाति या पूरे समुदाय का बोध कराता है, ठीक है। तो ये आप एक नेम लिख लो, ठीक है, कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है तो वह पूरी जाति, प्रजाति या समुदाय का बोध कराता है, ठीक है। अब पूरा समुदाय हो गया, मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग हो गया, लेकिन फिर भी जब उस ऐसे वर्ग के आगे द लग गया तो वो पूरा समुदाय, पूरी प्रजाति, पूरी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन फिर भी जब उसके साथ वर्ब लगेगी, ठीक है, तो वो लगेगी सिंगुलर, तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा, आप मैंने जैसे कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो मतलब द डॉग का मतलब कोई एक कुत्ता नहीं है, यहाँ पर पूरे कुत्ते की प्रजाति, यानी कि पूरे कुत्ते वर्ग के समुदाय, जाति की बात की जा रही है कि जितने भी कुत्ते हैं सारे के सारे, वो सारे कैसे होते हैं? फेथफुल होते हैं, भरोसेमंद जानवर होता है, ठीक है। या फिर मैंने ये एक और वाक्य लिखा यही था, वी शुड हेल्प द पुअर, ठीक है, यानी कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ गरीब एक व्यक्ति न होकर के पूरा समुदाय है, पूरी प्रजाति है गरीबों की, जितने भी तरह के गरीब होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। या फिर मैंने लिखा द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, ठीक है, यानी जो घोड़ा होता है, वो नोबल का मतलब होता है उत्कृष्ट, खास, कोई विशिष्ट। तो जो घोड़ा होता है एक वो विशिष्ट जानवर होता है, ठीक है। घोड़े को बहुत अलग तरह के, उसको जानवर न मान करके एक तरह से मतलब बहुत खास माना जाता है, ठीक है। इसी तरह आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर बहुत सारे आपने कैट के वीडियो देखे होंगे, ठीक है, डॉग्स वर्सेस कैट। तो आजकल तो ट्रेंड भी बहुत चल रहा है कि लोग कुत्ते से ज़्यादा बिल्लियाँ पालने का सोच रहे हैं।
तो आपने देखा होगा कि उन वीडियो में ज़्यादातर जो बिल्लियाँ होती है वो पड़ी रहती है, सोती रहती है, ठीक है। उनको मतलब आराम बहुत पसंद होता है बिल्लियों को। तो अगर मैं ये कहूँ कि द कैट लव, ठीक है, नहीं लव्स होगा, लव्स दी लिखाने की जरूरत नहीं, कंफर्ट, ठीक है। द कैट लव्स द कंफर्ट। तो यहाँ पर जो कैट है वो पूरी बिल्लियों की जितनी भी प्रजाति है उन सब के बारे में बात की जा रही है कि सारी जो बिल्लियाँ है वो क्या कंफर्ट है वो पसंद करती है, ठीक है। इसी तरह मैंने लिखा द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। यानी कि जो रोज होता है यानी कि गुलाब, अब गुलाब के आगे द लग गया, मतलब जितने भी गुलाब है उनकी सारी प्रजातियां, गुलाब कई तरह के होते हैं, लाल, पीले, तवरे, जब सफ़ेद वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उन सभी तरह की जो है गुलाब, उन सब में सबसे जितने भी फूल हैं उन सब में से गुलाब जो होता है वो क्या होता है, सबसे स्वीट होता है। तो ये स्वीटेस्ट है, ये है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो द लगता ही लगता है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है ये होगी स्वीटेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके आगे तो द लगेगा ही लगेगा। लेकिन सभी गुलाबों में नहीं, सभी फूलों में जो गुलाब की प्रजाति होती है, ये यहाँ पर पूरी प्रजाति की बात की जा रही है, जो गुलाब की प्रजाति होती है वो सबसे स्वीट होती है, सबसे अच्छी खुशबू गुलाब की ही होती है, ठीक है। तो आप इतना लिख लो, तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ और बोर्ड साफ कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक इसमें देखो एक अपवाद भी है, मैं अपवाद भी बता देता हूँ कि एक अपवाद ये है इसी नियम के अंदर, ठीक है। आपने एक, मैंने पहले भी बताया हुआ है एक वाक्य, मैन इज मोर्टल, ठीक है, मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब क्या है, इंसान है वो नश्वर है। तो इसके आगे ये जो एक है मैन लिखा हुआ है ना, इसके आगे कोई भी आर्टिकल ए एन डी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरे समुदाय, पूरे इंसान की डिनोट करता है, पूरे इंसानों की प्रजाति को कहता है कि जितनी भी इंसान की प्रजाति है वो सब कैसी है, मॉर्टल है। मॉर्टल यानी कि नश्वर, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिर्फ मैन लिखने से ही पूरी प्रजाति का बोध हो जाता है। तो आप लिख निकले यहाँ सिर्फ मैन लिखने से पूरी मनुष्य प्रजाति का बोध होता है, ठीक है। ये वाला थोड़ा एक अपवाद था कि इसके पहले मैन के आगे द नहीं लगाते, लेकिन फिर भी ये पूरे मैन यानी पूरे इंसान की प्रजाति का बोध कराता है, ठीक है। तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इतना उतार लीजिए। तो एक आगे का रूल पढ़ते हैं। आपने द जो होता है उसका एक और नियम होता है कि मान लो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, टेम्पल है, ये जिनके लिए बनी है, मतलब जिस चीज़ के लिए स्कूल बनी है, जिस चीज़ के लिए टेम्पल बना है, जिस चीज़ के लिए हॉस्पिटल बना है, और उसी चीज़ के लिए वो काम में आ रहे हैं, ठीक है। कि मान लो कि मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, ठीक है, तो स्कूल पढ़ने के लिए होती है और तुम पढ़ने ही जा रहे हो, तो स्कूल के आगे द नहीं लगेगा। आई गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, तो मंदिर दर्शन करने के लिए होता है और तुम मंदिर दर्शन करने के लिए ही जा रहे हो। आई गो टू हॉस्पिटल बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, मैं आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, यानी कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मतलब मुझे सही से शरीर में कुछ कमजोरी सी महसूस हो रही है, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो हॉस्पिटल इलाज करने के लिए होता है और तुम इलाज के लिए ही जा रहे हो। तो जब जो अगर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, टेम्पल है, इनका प्रयोग वाक्य में उनके प्राथमिक उद्देश्य यानी जिसके लिए वो बने हैं उसी के लिए अगर उनका जिक्र किया जा रहा है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो रूल करके लिख लो,
यदि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल का प्रयोग वाक्य में प्राथमिक उद्देश्य यानी जिनके लिए जिन काम के लिए, जिन उद्देश्य के लिए ये बनाए गए, जिस उद्देश्य के लिए स्कूल बनाया गया, हॉस्पिटल बनाया गया, कॉलेज, टेम्पल बनाया गया, और उन्हीं टेम्पल का प्रयोग वाक्य में प्राथमिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, यानी कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। तो स्कूल क्या करने के लिए जाना चाहिए? पढ़ने के लिए जाना चाहिए। और यहाँ हम पढ़ाई की ही बात कर रहे हैं कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। या फिर मैंने कहा आई गो टू टेम्पल एवरी डे, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ। तो मंदिर क्यों जाता हूँ? दर्शन करने के लिए जाता हूँ, और मंदिर दर्शन करने के लिए ही बना है। तो जिसके लिए टेम्पल बना है दर्शन करने के लिए, मैं उसी काम के लिए टेम्पल जा रहा हूँ, इसलिए इसके पहले द नहीं लगेगा। स्कूल पढ़ने के लिए ही होती है, और पढ़ने के लिए ही बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू हॉस्पिटल बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, यानी कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, उसको मतलब शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, इसके लिए वो हॉस्पिटल जा रहा था। तो हॉस्पिटल इलाज के लिए ही होता है, और वो इलाज के लिए ही हॉस्पिटल जा रहा था, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक नियम ये भी है कि यदि ये जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, टेम्पल है, इनका प्रयोग जिनके लिए ये बनाए गए हैं उनका उसके रूप में न करके उसका जिक्र किसी स्थान के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। तो हम उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नोट करके लिख लो। पर यदि वाक्य में स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल का प्रयोग स्थान या किसी बिल्डिंग के संदर्भ में किया जा रहा है तो इससे पहले द लगेगा। अब कैसे लगेगा? देखो, वाक्य पढ़ो। मैंने एक वाक्य लिखा, माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल, ठीक है। या फिर मैंने एक और वाक्य लिखा, तो कॉलेज इज नेक्स्ट, ठीक है, टू द हॉस्पिटल। यहाँ पे भी दिल लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो, माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, यानी मेरा जो घर है वो क्या है, ठीक है। द टेम्पल यानी, तो अब
अच्छा हो तो द स्कूल लगा लो, द स्कूल, जो आपकी इसका इच्छा हो। तो मेरा घर है वो क्या है, स्कूल के पीछे है। तो यहाँ पर स्कूल का जिक्र किसके लिए किया गया है, एक स्थान के रूप में किया गया है कि एक स्थान है स्कूल का, उसके पीछे मेरा घर है, या फिर किसी बिल्डिंग कि इस बिल्डिंग के पीछे मेरा घर है। तो एड्रेस या ऐसे किसी तौर पर बताने के लिए कि स्थान या बिल्डिंग के संदर्भ में किया जा रहा हो तो इससे पहले द लगेगा। इसी तरह द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट का मतलब होता है कि कॉलेज के मतलब हॉस्पिटल के पास में कॉलेज है, यानी कॉलेज मतलब हॉस्पिटल के अगला क्या है, कॉलेज है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, इलाज के लिए किया जा रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर इसका उपयोग किसी स्थान या किसी बिल्डिंग को दर्शाने के लिए किया जा रहा है कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और उसके आगे वाली बिल्डिंग है वो हमारे कॉलेज की है, ठीक है। इसी तरह ये जो स्कूल है ये भी स्थान के रूप में या किसी बिल्डिंग के रूप में किया जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग है या स्कूल की जो है जगह है उसके पीछे हमारा घर है। तो यहाँ पर इनका उपयोग प्राथमिक उद्देश्य के रूप में पढ़ने के लिए या इलाज करने के लिए न करके उसका उपयोग किसी स्थान या किसी बिल्डिंग के रूप में किया जा रहा हो, ठीक है, एड्रेस वगैरह बताने के लिए, तो हम इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, वरना द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस रूप में तो द का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इस रूप में द का प्रयोग होगा। इसी तरह एक और रूल लिख लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। से पहले द का प्रयोग सामान्य तौर पर नहीं किया जाता। जैसे कि मान लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। मान लो मैंने एक हिंदी में एक शब्द लिखा खूबसूरती या सुंदरता, इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो ब्यूटी, ठीक है। या फिर मैंने हिंदी में लिखा गुस्सा या क्रोध, इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो एंगर, ठीक है। या फिर मैंने लिखा बुद्धिमत्ता, इसको इंग्लिश में लिखेंगे इंटेलिजेंस। तो क्या हम किसी की सुंदरता को छू सकते हैं, नहीं। कोई मान लो पेंटिंग है वो बहुत सुंदर है तो हम, या कोई दृश्य बहुत सुंदर है तो हम उसकी सुंदरता को महसूस कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते। हम किसी का गुस्सा महसूस कर सकते, किसी के गुस्से को छू नहीं सकते, किसी की इंटेलिजेंस, किसी की बुद्धिमत्ता को महसूस कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये नाउन टॉपिक का पार्ट है, पर मैंने इसके लिए ऐसे ही बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिस नाउन को छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और मटेरियल नाउन यानी कि जो भी चीज़ पदार्थ होते हैं, जैसे कि मान लो सोना है, चांदी है, ठीक है, पत्थर है, हीरा है, तो ये क्या पदार्थ है। तो जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो होता है मटेरियल नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको गिन नहीं सकते, तो ए एन का प्रयोग तो आ नहीं सकता। आप सुंदरता या गुस्सा या बुद्धिमत्ता को गिन नहीं सकते, ठीक है। आप मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने एक लिखा, एग्जाम्पल लिखा, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ठीक है। या फिर मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या लिखा विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, ठीक है। या फिर लिखा शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, ठीक है। मतलब शुगर तुम्हारे दांतों के लिए क्या है, खराब है।
तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, यानी कि गोल्ड है, ये क्या है, ये है एक मटेरियल नाउन। तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया। प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, या आप बेशकीमती भी कह सकते हो, ठीक है। तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, यानी कि बहुत ही कीमती धातु है सोना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी की ईमानदारी को छू नहीं सकते, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, ठीक है। और शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, तो शुगर क्या है, एक पदार्थ ही तो है, यानी कि मटेरियल है। तो जब भी यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, ठीक है, या मटेरियल नाउन आ जाए, ये दो एब्स्ट्रैक्ट है, ये दो मटेरियल के एग्जाम्पल है, तो उससे पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, यदि समय बचा होगा तो इसके आगे पढ़ेंगे, वरना हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इतना उतार लीजिए। तो 30 मिनट हुए हैं, 1-2 मिनट का और पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि यदि वाक्य में निम्न स्ट्रक्चर हो तो उससे पहले द लगेगा। और वो स्ट्रक्चर जस्ट अभी मैंने या अगले वीडियो में बताया था कि यदि कोई नाउन आ गया और फिर वापस ऑफ करके नाउन आ गया, तो पहले वाले नाउन के आगे द हमेशा लगता है। ये स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ये नियम ध्यान रखना कि यदि नाउन ऑफ नाउन, ये वाला स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस में आ जाए तो पहले वाले नाउन के आगे द लगेगा। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है। या फिर मैंने एक और वाक्य लिखा, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल। या फिर मैंने कहा, आई लाइक द ब्यूटी ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वाला का ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, नाउन ऑफ नाउन, यानी कि कॉटन, और ये है इजिप्ट। द कॉटन ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट का जो कपास होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। सुपीरियर का मतलब होता है बढ़िया, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी। तो द कॉटन ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट का कॉटन, ठीक है, इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी, यानी कि उसकी बढ़िया क्वालिटी के लिए जाना जाता है। द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, तो ऑनेस्टी ये भी नाउन है और दिस बॉय ये भी नाउन है, कॉटन भी नाउन है, इजिप्ट भी नाउन है, ठीक है। तो द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल, तो यहाँ पर भी कॉटन से पहले द लग गया, यहाँ पर भी ऑनेस्ट से पहले द लग गया। या आई लाइक द ब्यूटी ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान भी नाउन है और ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले भी द लग गया। तो यदि वाक्य के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए कि नाउन है, ऑफ लग गया, फिर वापस नाउन आ गया, ठीक है, तो पहले वाले नाउन से पहले ऑलवेज द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। हम वीडियो की लेंथ को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो इसके आगे के जो रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पर भी फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ कर भी आप इस वीडियो को शेयर करके मेरी मदद कर सकते हो, उतनी मदद ज़रूर करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ओके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे के नियमों के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ओके, बाय, टेक केयर।